जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो है आईटी एक्ट 2000, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और अगर हिंदी में इसको समझे तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। और ये आज के समय में 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के युग में, विज्ञान के युग में और सूचनाओं के जो इतनी तेज़ी से हम प्राप्त करते हैं, भेजते हैं, उस युग के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये सिर्फ मीडिया के विद्यार्थी और अन्य विद्यार्थियों के लिए नहीं, उस प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए, उस प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जो कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करता है, क्योंकि उससे जाने अनजाने में कोई इंटरनेट मोबाइल से जुड़ा हुआ अपराध न हो जाए, इसके लिए यह है। और अगर बात करें तो जब भारत में आईपीसी 1860 में जब आईपीसी बनी थी, उस समय मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे शब्द नहीं थे, अस्तित्व में नहीं थे, ये चीज़ें, ये उपकरण हमारे पास नहीं थी। तो उस समय जो आईटी एक्ट है, ये इससे जुड़े हुए अपराध है, उनका भी अस्तित्व नहीं था, साधारण सी बात है। और तो इससे आप समझ सकते हैं कि आईटी एक्ट का सीधा जो संबंध है वो मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रॉनिक संचार के जो माध्यम हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और उनसे होने वाले जो अपराध है उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन उस समय नहीं था, लेकिन अभी जो है मानव कई पड़ाव पार करते हुए 21वीं सदी में पहुंच चुका है। और 21वीं सदी को हम विज्ञान का युग कह सकते हैं, तकनीकी का युग कह सकते हैं। और आज जो संचार के जो माध्यम है, संचार की जो उपयोगिताएं है, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इसकी अनेकों सकारात्मक उपयोगिता है और मानव जीवन को आसान भी बनाया है। सूचनाओं के आदान प्रदान को भी सरल और इसमें गति भी बनी है। हम कोई भी सूचना जो है सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। और इसके सकारात्मक प्रभावों के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी बने, क्योंकि ये हर क्षेत्र में होता है, सकारात्मक के साथ नकारात्मक भी होता है। तो नकारात्मक प्रभावों और अपराधों को रोकने के लिए आईटी एक्ट जो है वो अस्तित्व में आया। और ये सबसे पहले इसका कैसे अस्तित्व में आया उस पर चर्चा करें तो 30 जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में प्रस्ताव संख्या 51/162 जो सूचना तकनीकी की आदर्श नियमावली बनी थी, जिसे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के नाम से भी जानते हैं। और भारत में आईटी एक्ट का जो संबंध है या अस्तित्व है वो भी इसी से संबंधित है। और ये जो कानून, जो नियमावली थी, इसकी जो है दुनिया के सभी देशों से समान रूप से अपेक्षा की जाती है। हालांकि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के नियम और कानून बने हुए हैं, लेकिन अपेक्षा समान की जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में आईटी एक्ट कब बना था। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में आईटी एक्ट सबसे पहले 9 जनवरी 2000 को संसद में एक विधेयक पेश किया गया था और मई में उस विधेयक को पारित किया गया था। 9 जून 2000 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है ये विधेयक जो है इसने अधिनियम का रूप लिया। और इसके बाद 17 अक्टूबर 2000 को एक अधिसूचना जारी कर इसे जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में लागू कर दिया गया। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पर विशेष फोकस किया गया है, क्योंकि जो धारा 370 है उससे पहले कुछ ऐसे कानून या अधिनियम थे जो जम्मू कश्मीर पे अलग रूप से या फिर लागू ही नहीं होते थे। लेकिन ये एक ऐसा कानून था जो पूरे देश में एक साथ लागू हुआ था, इसलिए जम्मू कश्मीर को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, क्योंकि ये पूरे देश में एक साथ लागू हुआ था। और ये किन पर लागू होता है? ये भारत के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, चाहे वो भारत में है या भारत से बाहर किसी दूसरे देश में आईटी एक्ट से जुड़े हुए नियमों का, कानूनों का या उल्लंघन करता है, कि आईटी एक्ट से जुड़े हुए अपराध करता है, उस पर भी ये लागू होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसके अंदर 13 अध्याय व 94 धाराएं हैं, जिस पे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और ये जो एक्ट है ये प्रौद्योगिकी सूचना व दस्तावेज को प्रिंट सूचना व दस्तावेज की तरह ही माना गया है, और इसमें जो डिजिटल हस्ताक्षर है उनको भी मान्यताएं दी गई है। अब हम अपराध की श्रेणियों और जो धाराएं हैं, उन सजा है, उन पर हम चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 1, यानी कि जो पॉइंट नंबर 1 है, कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश अगर कोई करता है तो उस पर धारा 65 के तहत कार्रवाई होती है, और धारा 65 में जो है 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश करना। ये हार्डवेयर से संबंधित थी और ये सॉफ्टवेयर से संबंधित है, और इसमें किसी के कंप्यूटर के डेटा को चोरी करता है, उससे छेड़छाड़ करता है, तो उसके लिए धारा 66 का यहाँ पर लगाई जाती है। और धारा 66 की अगर बात करें, इसमें भी 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए तक का जो आर्थिक दंड है वो लगाया जाता है। इसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 3, संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान, ये धारा 66A के अंदर आता है। कोई इस तरह की सूचनाएं जो कि प्रतिबंधित हो, जैसे कि अश्लील मैसेज भेजना, अश्लील वीडियो, न्यूड फोटो वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामग्री भेजने पर 66A के तहत कार्रवाई की जाती है। टॉपिक नंबर 4, कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान 66B के अंदर है। इसके अंदर किसी के कंप्यूटर का डाटा चोरी करना या फिर पासवर्ड, OTP वगैरह चोरी करना, बैंक खातों के जो डेटा है वो चोरी करना, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को चोरी करना, उसके अंदर 66B का प्रावधान है। और 66B के अंदर जो है 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाता है। उसके बाद किसी की पहचान चोरी करने के लिए भी दंड का प्रावधान है, ये 66C के अंदर आता है। इसके अंदर भी 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए भी इसमें दंड का प्रावधान है। और 66D के अंदर इसमें कार्रवाई की जाती है कि अपनी जो है पहचान छुपाकर किसी व्यक्ति के डेटा के साथ छेड़खानी करना, किसी के उसमें OTP, बैंक खातों से जुड़ी हुई जानकारी, जो वित्तीय लेन देन है उनकी जो डेटा चोरी करना, और OTP, पासवर्ड वगैरह, इस तरह के जो अपराध है उसके अंदर भी 66D के अंदर कार्रवाई जो है वो की जाती है। 66 जो D है इसके अंदर भी 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाता है। किसी की निजता भंग करने के लिए करने पर भी जो है दंड का प्रावधान है। इसमें किसी की गोपनीयता या किसी की अश्लील वीडियो या फोटो लेना, ये भी उसके अंदर आता है अपराध के अंदर। इसमें जो है 66E का प्रावधान है, और 66E के अंदर 3 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए के जो है आर्थिक दंड इसमें लगाया जाता है। टॉपिक नंबर 8, ये महत्वपूर्ण है, साइबर आतंकवाद के लिए देश दंड का प्रावधान है। इसके अंदर देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा और जो एकता है उसको अगर ठेस पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, उस पर जो IT एक्ट की धारा 66F जो है वो लगाई जाती है। और इसके अंदर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इस जो अगर कहीं सवाल आता है कि जो IT एक्ट की ऐसी कौन सी धारा है जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अधिकतम सज़ा दी जाती है, तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि ये जो धारा है 66F, इसके अंदर उम्र कैद तक की का भी प्रावधान है, उम्र कैद इसमें होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान, वो वहीं आ गया। अश्लीलता, कामुकता वाले जो सामग्री है उनको प्रेषित करना, किसी को भेजना, इसके अंदर जो है धारा 67 इसमें लगाई जाती है। धारा 67 के अंदर 3 वर्ष की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। और उसके बाद टॉपिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिससे जी है बच्चों की अश्लील व्यवस्था को दिखाया गया हो। इसके अंदर जो है जो अव्यवस्थक है, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें अश्लीलता, कामुकता पैदा करने वाली जो सामग्री है, अश्लील वीडियो, फोटो, इस तरह के जो मैसेज है वो भेजना, दिखाना या प्रदर्शित करना, वो इसके अपराध के अंतर्गत आता है। उसके अंदर 67B की धारा वो या इसमें लगाई जाती है। और इसके अंदर भी इसके अंदर जो है 67B के अंदर 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। और एक बार फिर से इसके अंदर आ जाते हैं हम 67A के अंदर। तो इसके अंदर किसी भी पुरुष द्वारा महिला को
कोई आपत्तिजनक अश्लील या फिर न्यूड सामग्री भेजने पर जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर किसी महिला द्वारा पुरुष को ये भेजा जाता है तो दोनों पर जो है सेम कार्रवाई की जाती है। और इन पर एक और नोट करने वाली बात है कि ये जो 67A और 67B जो है, इनसे जुड़े हुए जो अपराध है, इनको अगर दोहराया जाता है यानी कि एक से दूसरी बार अगर किया जाता है तो इसके अंदर सजा का जो प्रावधान है वो 7 वर्ष हो जाता है और 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। इसके बाद जो मध्यस्थ स्थानों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए भी दंड का प्रावधान है। इसके अंदर 67C जो धारा है वो लगाई जाती है। किसी सूचना को रोकना या फिर किसी संचार के को बाधित करना, ये इसके अंदर अपराध की श्रेणी में आता है। सुरक्षित कंप्यूटर एवं अनाधिकार पहुंच बनाने के संबंध में प्रावधान, इसके अंदर धारा 70 है। इसके अंदर किसी व्यक्तिगत कंप्यूटर या फिर अनलीगल तरीके से उस तक पहुंच बनाना, उस तरह की जो अपराध है उसके डेटा के साथ डेटा को देखना और करना, उसके अंदर धारा 70 लगाई जाती है। अभी यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण है वो 71 है, 71। इसके अंदर जो है गलत डेटा और गलत सूचना देने पर ये उस अपराध में आता है और इसमें जो 71 की धारा है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अंदर आप इसको उदाहरण के तहत समझे तो जैसे हमने राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी फिर या कोई लाइसेंस बनवाना होता है, उसके लिए हम जो ऑथराइज्ड कार्यालय होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन्हें हम गलत सूचना देते हैं या फिर हम सूचनाओं को छुपाते हैं, तथ्यों को छुपाते हैं, तो ये इसके तहत आता है और 71 के तहत इसमें कार्रवाई की जाती है। इसके बाद आपसी विश्वास या निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान धारा 72A के तहत 72A। इसके अंदर किसी की गोपनीयता भंग करना, निजता भंग करना या फिर किसी की इस तरह की फोटो या वीडियो लेना बिना अनुमति के, वो इस अपराध के अंदर आता है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों या उल्लंघन की सूचनाओं को सार्वजनिक करने के, ये कंपनियों के डेटा चुराने या फिर लीक करने के संबंधित है। इसके अंदर 72A के तहत कार्रवाई की जाती है। अभी 17वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है। इसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन करना, इसके अंदर 73 के अंदर कार्रवाई की जाती है। किसी के हस्ताक्षर का डुप्लीकेट करना और उसका दुरुपयोग करना, उसके अंदर इसमें कार्रवाई की जाती है। अब धारा 78 क्या है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो धारा 78 में ये बताया गया है कि जो IT एक्ट से जुड़े हुए जो अपराध है, इनकी जो जांच है वो कौन करेगा। इसके लिए इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी जो है इन मामलों की जांच करता है और इंस्पेक्टर स्तर से ऊपर के अधिकारी भी इसमें जांच कर सकते हैं। इसके बाद एक और है 80। उसके अंदर क्या होता है, जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेक्टर में जो काम करने वाले संस्थान हैं, जो इस क्षेत्र में जो काम करने वाले संस्थान हैं, उनकी अगर शिकायत होती है तो वहाँ पर छापा कौन मार सकता है, वहाँ जो है चेकिंग कौन कर सकता है, तलाशी कौन ले सकता है। तो उसके लिए सीईओ पुलिस उपा अधीक्षक यानी कि डिप्टी एसपी जो है वो बिना वारंट के उस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार भी कर सकता है, उससे जुड़ी हुई सामग्री दस्तावेज जब्त भी कर सकता है, तलाशी भी ले सकता है। ये धारा 80 के अंदर है। अब कुछ जो परमिशन है वो इसके अंदर लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। मैंने वैसे तो बता दिया है डिटेल में पहले ही। अब कुछ भारतीय दंड संहिता की जो साइबर अपराधों से जुड़ी हुई कुछ IPC की जो धाराएं उसके अंदर साथ जोड़ी जाती है IT एक्ट के साथ, वो भी आप एक बार देख लें। ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना, इसके अंदर IPC की धारा 503 पर कार्रवाई होती है। ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिसे मानहानि होती हो, तो उसके लिए IPC की धारा 499 499 लगाई जाती है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल IPC की धारा
63 फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड आईपीसी की धारा 420। आजकल इस तरह के मामले काफ़ी होते हैं, फर्जी वेबसाइट्स बनाकर साइबर फ्रॉड्स भी, जो वित्तीय फ्रॉड भी काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, उसमें 420 की धारा लगाई जाती है। ये जासूसी से जुड़ा हुआ है, चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नज़र रखना, इस पर आईपीसी की धारा 463 के तहत कार्रवाई की जाती है। वेब जैगिंग आईपीसी की धारा 383। ईमेल का गलत इस्तेमाल करने पर आईपीसी की धारा 500 के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दवाओं का ऑनलाइन बेचना, जो नशीली दवाएं हैं, मादक पदार्थ हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या कहीं बेचना, वो भी एनडीपीएस के एक्ट में इस पर कार्रवाई की जाती है। इसके बाद ऐसे ही हथियारों के लिए है, जो हथियारों का जो लेन देन है, उसका जो क्रय विक्रय है, वो भी ऑनलाइन अगर कोई करता है तो उसके अंदर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। तो हमने जो है ये लगभग प्रयास किया है कि आईटी एक्ट 2000 जो है उसको कंप्लीट करने का कोशिश किया है। संपूर्ण जो जानकारी है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर हमने चर्चा की है, और जो अपराध की श्रेणी है, किस किस तरह के अपराध इसके अंदर होता है, किस तरह से इसमें सजाएं होती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ भी आया होगा।